नमस्कार. IBN लोकमतमध्ये स्वागत तुमचं. या क्षणाला मी बोलणार आहे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्या बृंदा करात यांच्याशी. आपल्याला माहिती आहे उद्या संसदेमध्ये लोकपालवर चर्चा चालू होणार आहे आणि इथे मुंबईमध्ये अण्णा हजारेंचं उपोषणही चालू होणार आहे. अण्णांच्या उपोषणाच्या विरोधातही मुंबईमध्ये आझाद मैदानात काही संघटना आंदोलन करणार आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आपण बृंदा करात यांच्याशी बोलणार आहोत. बृंदा जी, स्वागत आपका IBN लोकमत में. कल संसद में लोकपाल के बारे में चर्चा शुरू हो रही है. आपके पार्टी की भूमिका क्या होगी? पार्लियामेंट के अंदर कल क्या भूमिका होगी पार्लियामेंट की परिस्थितियों पर निर्भर है और कल ही हमारे जो पार्लियामेंट में हमारे साथी और हमारे लीडर्स हैं वो तय करेंगे. जी, लेकिन बृंदा जी, आपने लोकपाल के ड्राफ्ट में कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको आपने सपोर्ट किया था अन्ना जी के जंतर मंतर के आंदोलन में जाकर. आज जो ड्राफ्ट संसद के सामने है उसके बारे में आपके पार्टी की क्या भूमिका है? पार्टी में कुछ चर्चा हुई है क्या? जैसे कांग्रेस और बीजेपी ने व्हिप निकाला है वैसे कुछ आपकी पार्टी भी करने जा रही है क्या? देखिए, हमने बिल्कुल चर्चा की है, बहुत डिटेल क्लॉज बाय क्लॉज हमने चर्चा की है और उसी के आधार पर हम लोगों ने पार्लियामेंट के लिए कुछ अमेंडमेंट्स भी, बहुत ठोस अमेंडमेंट्स भी हम लोगों ने दिया है. हालांकि हमारी पार्टी के इस बिल के संबंध में बिल्कुल स्पष्ट है कि ये बिल बहुत ही कमज़ोर बिल है और इस बिल से सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी कदम पर ही प्रश्न चिन्ह लगता है. क्योंकि अगर नीयत साफ होती तो इस प्रकार की कमज़ोर बिल, जिस बिल में सरकार अपने ही हाथों में सब नियंत्रण रखना चाहती है, जिस बिल में कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी लोकपाल को देने के लिए तैयार नहीं है और जिस बिल में सरकार सिलेक्शन से लेकर रिमूवल तक अपने हाथ मजबूत रखना चाहती है, ये बिल का अर्थ क्या है वो तो कांग्रेस कल पार्लियामेंट में जरूर समझाएगी. लेकिन हमारी पार्टी की तरफ से हमने कुछ अमेंडमेंट्स ठोस रूप में हम लोगों ने पेश की है. बृंदा जी, क्या हो गए ये अमेंडमेंट्स? क्योंकि आप कह रहे हैं कि बिल ठीक नहीं है, आप अमेंडमेंट देने जा रहे हैं. कौन से अमेंडमेंट्स होंगे? किस किस मुद्दे पर अमेंडमेंट्स देना चाहते हैं आप? देखिए, पहला और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोगों की समझ में अमेंडमेंट है कि कोई लोकपाल हो सकता है जिसकी कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ना हो. अब सरकार का ये कहना कि केवल प्रिलिमिनरी इंक्वायरी लोकपाल करेगी, बाकी सब सीबीआई करेगी और सीबीआई का कंट्रोल और बागडोर सरकार के हाथ में रहेगी, ये तो कोई मतलब ही नहीं है. ऐसे कॉम्प्लिकेटेड एक ये सिस्टम बनाने जा रहे हैं. इसलिए जो हमने डिसेंट नोट में कहा, जो मैंने जंतर मंतर पे कहा और हम लोगों ने जो अमेंडमेंट दिया है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि लोकपाल के पास एक फुल फ्लेज्ड इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होनी चाहिए जिसकी प्रशासनिक और ढांचनात्मक जो कुछ भी कंट्रोल है वो लोकपाल के हाथ में होनी चाहिए. और हमने अपने अमेंडमेंट में ये भी जोड़ा है कि लोकपाल शुड बी द सोल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की है. तो ये अगर अमेंडमेंट एक्सेप्ट होती है तो मुझे लगता है कि लोकपाल का जो जान है इन्वेस्टिगेशन करने का इंडिपेंडेंट, वो फिर कुछ हद तक हम लोग उसको रिस्टोर करेंगे. इसके अलावा जो हम लोगों ने अमेंडमेंट्स दिए हैं कि कॉर्पोरेट हाउसेस की जो भी प्राइमा फेशी एविडेंस है करप्शन, जैसे लीज देने में, लाइसेंस देने में, कॉन्ट्रैक्ट देने में, उसमें लोकपाल को अगर कोई जानकारी मिलती है तो सुओ मोटो लोकपाल ऐसे कॉर्पोरेट घराने और वो सरकारी एजेंसीज जिनका साठगांठ के कारण इतना भारी करप्शन हो रहा है उसके प्रति भी लोकपाल नोटिस ले सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है और उचित कार्रवाई का भी हम लोगों ने उसमें कुछ सुझाव दिया है. कैंसिल करो लाइसेंस, ब्लैकलिस्ट करो फर्म्स को और जो पैसा लूटा गया उसको वापस लो. तीसरी जो हम लोगों ने कहा, सिलेक्शन और रिमूवल का जो इस समय सरकार के हाथ में सारा ज्यादातर पावर्स है उसको हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया. उस संबंध में भी हमने अमेंडमेंट मूव की है. चौथी बात है जो सी और डी ग्रुप एम्प्लॉयज के जो मुद्दे हैं उस पर हम लोगों ने कहा
कि फाइनल से लोकपाल को ही करना चाहिए। ये सब लोकपाल के अंतर्गत, चाहे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सीवीसी बेशक करे, सी और डी का, लेकिन अंतिम फैसला जो है लोकपाल के हाथों में ही होना चाहिए। ये हम लोगों ने कुछ सुझाव दिए हैं। और हाँ, एक और बात जो हो सकता है आप इस पे कुछ इंटरेस्ट लेंगे, हमने कहा प्रधानमंत्री को जोड़ना उचित है, लेकिन जितने सेफगार्ड दिए गए हैं उसमें जहां कमर्शियल एग्रीमेंट अगर है तो उस एग्रीमेंट का दायरा जो है, अगर ऐसे कोई मुद्दा होता है तो वो सेफगार्ड नहीं हो सकता। ये भी हम लोगों ने कहा। वृंदा जी, आप बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बता रही है प्रधानमंत्री के बारे में। इन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी से जोड़कर जो मामला आएगा, अगर वो होता है तो प्रधानमंत्री लोकपाल के अंडर नहीं आएंगे। लेकिन आप कह रही है कमर्शियल एग्रीमेंट हो तो आ सकते हैं। क्या मामला है ये आपका, कुछ क्लैरिफाई करेगी आप? नहीं, मिसाल के तौर पर आप देखिए, इन्होंने कहा एटॉमिक एनर्जी नहीं आएगा। अब जहां तक न्यूक्लियर कोई अगर मुद्दा हो उस पर तो हम लोगों की कोई बात नहीं है, वो निश्चित रूप से सेफगार्ड होने चाहिए, जरूर होने चाहिए, वो सिक्योरिटी का मुद्दा है। लेकिन मान लीजिए कल सरकार या प्राइम मिनिस्टर कोई एग्रीमेंट करे और ये कहे कि 20 न्यूक्लियर प्लांट हम इंपोर्ट करेंगे अमेरिका से और ये एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है, तो उस प्रकार का एग्रीमेंट तो एक कमर्शियल एग्रीमेंट होता है, तो ये क्यों आएगा? अब जैतापुर का है, फ्रांस के साथ एग्रीमेंट हुआ, अगर ये चल जाए और ये सुरक्षा हो तो इसका मतलब कोई इस प्रकार की कमर्शियल एग्रीमेंट जिसमें सरकार ने हस्ताक्षर की वो नहीं आएगा, तो हम इसको नहीं स्वीकार कर सकते हैं। तो इसलिए जहां तक कमर्शियल एग्रीमेंट का सवाल है उसको आप अलग दायरे में रखिए। बाकी हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि सिक्योरिटी के मुद्दे हैं, कोई सरकार की दूसरे प्रकार की कोई डिफेंस के मुद्दे हैं, वो सब ठीक है। अब आप देखिए डिफेंस के मामले पर कितने कमर्शियल एग्रीमेंट्स होते हैं, तो क्या वो सब लोकपाल के दायरे के बाहर रखेंगे? ये तो गलत हो जाएगा। जी वृंदा जी, लोकपाल के सिलेक्शन के बारे में आपकी भूमिका क्या है? जिस प्रकार से सिलेक्शन कमेटी इस बिल में बनाई है वो आपको मंजूर है क्या? नहीं जी, हम कैसे मंजूर कर सकते हैं? ये तो जो स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश है उसको भी सरकार ने कमजोर कर लिया है, क्योंकि अगर 5 है सिलेक्शन कमेटी में और वो 5 की 3 की नियुक्ति अगर सरकार ही है और सरकार के हाथों में है, तो नेचुरली लोकपाल का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कोई इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है। इसलिए उसमें हमने एक सुझाव उसमें दिया है कि उसमें आपको सीईसी या सीएजी इस प्रकार के लोगों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, कोई एमिनेंट पर्सन को वो चुने। वो पहले स्टैंडिंग कमेटी ने ये सिफारिश दी है, लेकिन सरकार को हर दूसरे उसको हटा के सरकार ने अपनी जो है वर्चस्व उसमें जोड़ दिया है, तो ये तो सही नहीं होगा। वृंदा जी, और एक अहम मुद्दा लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव ने उठाया है, माइनॉरिटी रिजर्वेशन का। इस बारे में आपकी पार्टी की क्या भूमिका है? कि हालांकि हम लोगों ने उसमें कोई डिसेंट इस संबंध में स्टैंडिंग कमेटी ने नहीं दी, लेकिन हमने अपने बातों में ये जरूर रखा और मैंने उस दिन जंतर मंतर पे भी ये बिल्कुल स्पष्ट कहा और मैंने ही उसको मंच पे स्पष्ट रखा कि निश्चित रूप पर जो इस प्रकार की इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है उस इंस्टीट्यूशन में एससी एसटी महिलाएं माइनॉरिटीज निश्चित रूप पर उनकी प्रतिनिधित्व निश्चित रूप पर जुड़वाना चाहिए। ये हम लोगों की आम बात है किसी भी इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि इस पूरे समाज के तमाम तबकों को आप बाहर रखेंगे ये तो बहुत ही गलत हो जाएगा। और ये भी हम लोग हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि हमारे देश में धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर निश्चित रूप पर आज भी भेदभाव का ढांचा है, इसलिए उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। सरकार ने जो इस संबंध में सुझाव दिया है उस पर हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको समर्थन करेंगे। लेकिन वृंदा जी, एक मुद्दा इसमें है कि आज देश में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन है, सीबीसी है या अन्य कुछ बॉडीज है, उनमें आरक्षण नहीं है, माइनॉरिटी को भी नहीं है, ओबीसी को भी नहीं है। क्या लगता है आपको, अगर लोकपाल में आरक्षण दिया जाए तो इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में भी ये सारे सुधार करने चाहिए क्या? देखिए, मैं तो चाहती हूं कि जो भी
जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो सही प्रतिनिधित्व उसमें होना चाहिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि सारे मुद्दे लोकपाल के साथ जोड़कर लोकपाल के कंधों पर हम देश की तमाम प्रॉब्लम्स को सुलझाने का हम बात करें। मैं ये कहती हूँ कि लोकपाल बिल में जो जरूरी चीजें इस समय है वो निश्चित रूप पर होनी चाहिए, ताकि देश के सभी लोग सोचें कि ये लोकपाल हमारा है। तो मैं समझती हूँ कि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर इस प्रकार की प्रतिनिधित्व इसको व्यापक और बनाया जाए। हमारी पार्टी इसके बारे में कोई विरोध नहीं कर रही है। बृंदा जी, मैं आता हूं आपके पास, क्योंकि मैंने संसद के बारे में, आपके पार्टी की भूमिका के बारे में तो पूछा है, लेकिन कल अन्ना हजारे का आंदोलन मुंबई में भी शुरू हो रहा है, उसके बारे में आपकी राय क्या है, यह भी मैं जानना चाहता हूं। मैं आता हूं आपके पास एक ब्रेक के बाद।